प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 30 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है, हिंदी वाले सेक्शन में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं चलिए देख लेते हैं। 58 क्वेश्चन से स्टार्ट हैं। 58, 56, 57, 58 ये रहा प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया था, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को एक बार नहीं 1000 एक बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो कहावत, कहावत, आवत, आवत निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज जो आपका गद्यांश पूछा गया है वो गद्यांश मैंने अपनी क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, यानी पूरा का पूरा गद्यांश सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपको पेपर में छपे हुए मिले हैं जो मैंने आपको गद्यांश कराया था। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो, देखिए छपा हुआ क्वेश्चन रखा है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है। मान लीजिए अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तब आप क्या करेंगे। तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है, सॉरी भय का होगा भयानक। उत्साह का स्थायी भाव क्या होता है, तो उत्साह का स्थायी भाव होता है वीर। क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है, तो क्रोध का होता है रौद्र रस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी जो बातें हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, पानी पानी होना, मखमली जूते मारना, दुर्गति करना, छेप जाना। मखमली जूते मारना, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हमें लग रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है आप लोगों को। तो भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है मधुकर। क्या होता है, मधुकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, रेणु, ज्ञानेंद्र कुमार, अज्ञे, मुंशी प्रेमचंद। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, तो मेरे प्यारे साथियों त्यागपत्र जो है ना ये ज्ञानेंद्र कुमार की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, जो री ध्वनि है ना ये किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो री ध्वनि जो है ना ये हस्स स्वर के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान में रखना। अब जैसे कि छोटा आ हुआ, छोटी ई हुआ, छोटा ऊ हुआ और री हुआ, ये सभी स्वर हस्स स्वर के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प आपको पहचानना है। शायद कल मेरा दिल्ली, तो शायद कल मेरा दिल्ली यहाँ पर क्या आएगा, जाएगी। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। शायद कल मेरा दिल्ली जाएगी। अगला प्रश्न क्या है कि परी उपसर्ग से कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। परी उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं ताप, यानी कि परिताप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, उषाराज, कृष्णा सोबती, दीप्ति खंडेवाल, अलका सरावगी। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, उषाराज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथियों कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जस्व। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा प्रयुक्त होगा, उपसर्ग। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग का शब्द। तो स्टार्टिंग का शब्द कौन सा है, प्रति है, तो प्रति आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, बैलगाड़ी में कौन सा समास होगा, तो बैल अलग है, गाड़ी अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना,
बैलगाड़ी। तो बैल की गाड़ी ये भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? कुंवर नारायण, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, सब्य यादव, रामविलास शर्मा। 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता की बात हो रही है यहाँ पे, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। राहुल क्या जा रहा है, ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पुष्प, चिट्ठी, कागज या पत्ता। तो पत्ता जो है ना गाइस, ये पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? तो रूपक जो है ना ये अर्थालंकार हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? मिश्रवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या क्रमवाच्य। तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है? वहाँ पर होता है कृतवाच्य। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण, विषमादिबोधक, परिमाणबोधक, संबंधबोधक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, परिमाणबोधक। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गाड़ी गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ का चयन करना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर डी जो है यान गहरी, ये आपका अर्थ युग्म जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बैरवे छंद है अर्ध विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, सममात्रिक। तो बैरवे कैसा छंद है? तो मेरे प्यारे साथियों बैरवे जो है ना ये हो जाएगा अर्ध सममात्रिक छंद। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? मीठा, पहला, बुद्धिमान या तेज। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तेज। मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? मुख दर्शन, तो मुख दर्शन में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह होता है लेकिन वो द्वंद्व समास से नहीं होते हैं। ठीक है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, लोक तृतीय का अर्थ क्या होता है? सम्मतता की स्थिति, फाका करना, अलगाव की स्थिति, मस्त रहना। अलगाव की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो मेरे प्यारे साथियों तिलक जो है ना ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो तिलक जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये तत्सम शब्द हो जाएगा। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पुल्लिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना जिसे टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जिसे टाला ना जा सके उसे हम कहते हैं मेरे प्यारे साथियों अनिवार्य। क्या कहते हैं? अनिवार्य। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो यहाँ पर आपको घोष वर्ण की पहचान करनी है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है घोष और अघोष। ठीक है। एक होता है घोष और एक होता है अघोष। तो यहाँ पर घोष वर्ण की बात हो रही है। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्णों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण या अलावा हा घोष वर्ण होता है। तो इसमें जो आपका जो माँ से मछली जो है ना, माँ से मछली, माँ, ये आपका घोष वर्ण हो जाएगा। जैसे कि बा और भा और माँ ये सभी घोष वर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक? अब इसमें जो मेन कॉमन है वो से है। तो से किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान। तो से किस में आया? अपादान में आया, तो अपादान सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, निर्मल हो जाएगा भैया मेरे। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है?
तो अनाज का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों चह, चाह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब ये गद्यांश जो आप देख रहे हैं, ये गद्यांश मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल छपा हुआ गद्यांश मिला है आपको पेपर में। ये जो गद्यांश है, ये जो अमेरिका ने जापान के ऊपर जो परमाणु बम गिराया था, ये गद्यांश उसके ऊपर है। और ये गद्यांश मैंने आपको कराया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है और वही गद्यांश हैं। ठीक है, तो गद्यांश तो मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन मैच कर लीजिए आप लोग। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी सशस्त्र क्यों बना रहे हैं, यानी शस्त्र क्यों बना रहे हैं, क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न है अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि, क्या कारण है? अधिकांश जनता और उसकी संपत्ति जो है वो पल भर में नष्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? तो इस गद्यांश का मूल कथ्य मेरे प्यारे साथियों निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? जापान के विनाश ने। अब देखिए, हमको आंसर भी हमको रटे पड़े हैं, मैं देखने की जरूरत ही नहीं है कि आंसर कौन से होंगे। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान की अजय शक्ति की पराजय से। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आंसर जनरल हिंदी के। अब हम बढ़ते हैं जीके वाले सेक्शन की ओर। जीके वाले सेक्शन में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए, चलिए देख लेते हैं। जीके वाला सेक्शन ये रहा जीके वाला सेक्शन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 72 जो है ना, ये राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान कौन सा है? इस अनुसंधान का नाम है व्यवहारिक अनुसंधान। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है ना, ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ऐसे शासी निकाय के रूप में विनियमन करने जो सभी आर्कटिक देशों के लिए कानूनों और विनियमों को निर्देशित करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है अधिक धन जुटाना, सदस्यों की सेवा करना, उत्पादन बढ़ाना, अधिक लाभ कमाना। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? सदस्यों की सेवा करना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? CERT-in। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाए। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो मेरे प्यारे साथियों सोफिया जो है ना ये बुल्गारिया की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? ये रक्त समूह जो दिया, इसे सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो ये सुझाव जो है ना लैंड स्टीनर के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, स्वतंत्रताएं और दायित्व, अधिकार और दायित्व, अधिकार और विशेषाधिकार। डी है स्वतंत्रताएं और विशेषाधिकार। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिकार और दायित्व। अगला क्वेश्चन क्या है? स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना किसने की? एलन मस्क, जे बेजोस, बिल गेट्स, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। एलन मस्क ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? नाट्यशास्त्र। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IVRD ये क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्यों देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग में वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थीं। उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। PMJDVI ये कब लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई थी 28 अगस्त 2014 को। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो मालदीव जो है ना गाइस, ये भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? ग्रीन फाइनेंस, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। अगला प्रश्न देखिएगा। व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? 28%। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? तो UNCTAD का पूर्ण रूप होता है मेरे प्यारे साथियों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई थी? सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी ये पुस्तक लिखी गई है मेरे प्यारे साथियों मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? मनमोहन सिंह को नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस युद्ध में भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? शहरीकरण का उच्च कार्बन उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रैनसमवेयर शब्द का मेरे प्यारे साथियों अर्थ होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौतों की मांग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम विश्व युद्ध जो है ना ये प्रारंभ हुआ था वर्ष 1914 में। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों भारत का सबसे बड़ा जो वन है वो है सुंदरवन। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? लठमार होली जो है ये बरसाना में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क जो है ना गाइस ये खोला गया प्रयागराज में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सो गाइस हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैप्स के समान फीड्स की अवधारणा पेश की? ट्विटर। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। खालिस्तान का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। इसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों इसको कहते हैं वेब हाईजैकिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच नदी के कारण उत्पाद का जो विवाद है वो है तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों को संख्या निश्चित करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? माप। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? सूरत आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितने हैं? 21.05%। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।